हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे सक्सेस डोज यूट्यूब चैनल पर। और आज आप मेरे साथ सीखेंगे समास, क्योंकि बहुत से बच्चों का जो कमेंट था वो बोल रहे थे कि मैडम समास समझ में नहीं आ रहा। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है जो हमें आसान लगती है लेकिन आसान होती नहीं। कंपटीशन एग्ज़ाम में हम उन्हीं चीज़ों को गलत कर बैठते हैं जो हमें बहुत अच्छे तरीके से आती, क्योंकि हम उसके लॉजिक तक नहीं पहुंच पाते। कई लोगों को बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास में अंतर नहीं पता। द्वंद्व और द्विगु में लटके पड़े बच्चे। मतलब ये बहुत सी चीजें जो होती है जो आसान लगती है लेकिन आसान होती नहीं है। आप सभी देखिए, हिंदी में ना हिंदी बहुत से एग्जाम्स में आती है। बहुत से एग्जाम कंपटीशन एग्जाम में जो है हेल्पर होती है हिंदी। सबको लगता है हाँ हिंदी आएगी तो हम कर देंगे भाई अब की बार, लेकिन हिंदी में भी बहुत से बच्चों के नंबर कट जाते हैं। 10 में से 5 नंबर आते हैं बच्चों को, 10 में से 2, 10 में से 3, क्योंकि संधि, समास, कारक इन सभी का पता ही नहीं बच्चों को। सिर्फ हाँ 10वीं तक पढ़ लिया, ठीक है अच्छा चल रहा है, नहीं आता कि कौन से में कर्मधारय समास है, कौन से में द्विगु समास आएगा, इसमें कौन सा आएगा, इसमें कौन सा आएगा। बच्चे ना बड़े कंफ्यूज रहते हैं समास के मामले में। तो समास बहुत ही अच्छी चीज है, अगर समझे ना बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लगता है मेरे को। तो ये आप सीखोगे तो आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगा। जैसे कि बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होती है ना, बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, इन सभी की कंफ्यूजन इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी आपकी। देखिए, सबसे पहले सब लोगों को ये पता है कि समास क्या होता है। दो शब्दों से बने एक नए पद को समास कहते हैं। इतना बड़ा याद ही नहीं करना, आप सीधे से देखो ये समास जो है ये खुद ही बोल रहा है कि मैं कौन हूँ। जैसे कि समास बोलता है कि मैं दो शब्दों से मिलकर बना हूँ, सम और आस से, है ना, सबको पता है ये चीज। ओके, तो सम और आस से मिला है। तो सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है संक्षिप्त, मतलब छोटा। आस का मतलब होता है कथन। समास वो चीज होती है जो किसी कथन को छोटा करे। जैसे कि आपने देखा होगा, हम लिखते हैं कि मछली जैसी आंखों वाली, मछली जैसी आंखों वाली लिखते हैं ना, बोलते हैं ना, आंखों वाली। तो इतना बड़ा कथन है, इतना बड़ा सेंटेंस है, इसको छोटा करके कैसे लिखा जाएगा? एक वर्ड में लिख सकते हैं ना। जैसे मछली जैसी आंखों वाली किसे कहते हैं? मीनाक्षी को कहते हैं। मीन मतलब मछली, अक्षी मतलब आंख। मछली जैसी आंखों वाली को मीनाक्षी तो बोलते हैं। यही होता है बस समास। बड़े सेंटेंस को छोटा करके लिखने वाले जो हमें ग्रामर में दिया गया है, जो हमें रूल दिया गया है, उसे बोलते हैं समास। समास एक बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। अब आपने देखा होगा, आपको डेफिनेशन समझ में आ गई। किसी कथन को संक्षिप्त रूप प्रदान करने वाले पद को समास कहते हैं। ओके, यही तो होता है समास, इससे फालतू कुछ नहीं होता। बोलोगे मैडम हमने तो बहुत इनके जो है भेद भी सुने हैं, अव्ययभाव सुना है, कहीं कर्मधारय सुना है, कहीं बहुव्रीहि समास सुना है। सुना होगा आपने। तो मैं आपको बता दूं, मेजरली 4 ही समास होते हैं। मैडम बोल रही है कि 4 ही होते हैं, हमने तो 6 सुने। अरे बताएंगे ना, हम क्यों बैठे हैं यहाँ पे, हम काहे बैठे हैं। देखिए, सबसे पहले कौन सा होता है? मैंने बोला कि 4 ही होते हैं। आप बोलोगे नहीं मैडम 6 होते, तो बताऊंगी ना। थोड़ा धैर्य रखो भाई, धीरज। सब्र का फल मीठा होता है हा? सब्र का फल चॉकलेट होता है। तो क्यों चॉकलेट मीठी होती है ना, इसीलिए। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, फिर द्वंद्व समास, और फिर बहुव्रीहि, जो हमारा सबसे फेवरेट रहता है। इसी में बच्चे जो है बहुत ज्यादा नंबर भी कटवाते हैं, ठीक है। अब बोलो मैडम 6 होते हैं, वो 6 नहीं होते बेटा, वो होते हैं तत्पुरुष के ही 2 भेद, कर्मधारय और द्विगु। कर्मधारय और द्विगु, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे टोटल 6 प्रकार के समास। ओके, 6 बोला था, आपको 6 ही सिखा दूंगा मैं। ओके,
तो ये होते हैं 6 क्रम समास होते हैं, 6 प्रकार होते हैं इनके। अब बोलोगे मैडम हमने तो इसमें उत्तर पद, पूर्व पद, सामासिक पद, ये क्या होता है ये भी सुना है हमने, हमें तो समझ में नहीं आया। तो मैं समझाती हूँ आपको क्या होता है पूर्व पद और उत्तर पद। ये वर्ड्स कहाँ से आए? ये जो समास है, हिंदी की जो ग्रामर है, ये संस्कृत से ही बनी है, क्योंकि संस्कृत हमारी हिंदी की जननी मानी जाती है। तो उस हिसाब से कुछ रूल्स जो है हमें संस्कृत के वैसे ही रखने पड़े हैं, क्योंकि जो हिंदी की जो लैंग्वेज है उसको शुद्ध रूप प्रदान करने के लिए संस्कृत में कुछ शब्दों को वैसा का वैसा ही रखा गया है। जैसे कि आपने देखा होगा पूर्व पद और उत्तर पद, मैं समझाती हूँ आपको पूर्व पद उत्तर पद क्या होता है। पूर्व का मतलब होता है पहले, उत्तर का मतलब होता है बाद में। ओके, इतना समझ में आया? अब बोलोगे मैडम तो सेंटेंस में कैसे देखे, किसी वर्ड में कैसे देखे पूर्व पद और उत्तर पद कौन सा होता है? तो सबसे पहले आप एक वर्ड देखिए जो मैं लिख रही हूँ, यथा संभव, मैंने ये वर्ड लिखा है। ओके, इसमें आप सबसे पहले देख सकते हैं पहले कौन सा वर्ड आया, यथा, और बाद में कौन सा आया, संभव। तो इनमें पूर्व पद कौन सा होगा, यथा। सिंपल सी बात है, पूर्व पद। पद मतलब शब्द, पद मतलब शब्द से छोटा होता है। ओके, वैसे इसको शब्द ही बोलते हैं हम, ठीक है, पूर्व पद। और संभव बाद में आया तो उत्तर पद, ठीक है। अब बोलोगे मैम समास विग्रह, समासिक पद ये भी सुना है, ये क्या होते हैं? तो सबसे पहले आपने सुना होगा ये क्या बोलते हैं उसको, समास विग्रह बोलते हैं, सामासिक पद बोलते हैं। हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, जैसे कि नीला है जो कंठ, हमने ये बोला, ठीक है, ओके। अब इसको सामासिक रूप या समास बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको छोटा लिखेंगे। तो नीला है जो कंठ, हम नीलकंठ बोल सकते हैं, इसको बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं। इसी का नाम तो समास है, इसी को तो बोलते हैं समास की बड़े से कथन को छोटा करके लिखो भाई, नीलकंठ बोलते हैं। ओके, तो ये जो पद बना इसे बोलते हैं सामासिक पद। ओके, सामासिक पद। अब बोलोगे मैडम तो ये क्या है? तो ये होता है समास विग्रह। जैसे कि हम बोलते हैं चौराहा, जैसे चारपाई बोला, ठीक है, चारपाई बोलो, चारपाई, ठीक है, हमने बोला चारपाई। तो ये एक सामासिक पद है, सबको पता है। अब इसका समास विग्रह कीजिए आप, तो चारपाई किससे कहते हैं? जो चार पाए होते हैं, जो चारपाई होती है, खाट होती है, उसको जोड़ने के लिए चार पायों का काम होता है ना। तो चार पायों का जो समाहार होता है वही तो होता है चारपाई, सिर्फ यही बात होती है। तो ये जो होता है ये होगा सामासिक पद, सामासिक पद, और ये होगा समास विग्रह। विग्रह का मतलब जो हिंदी में होता है अलग अलग करना, किसी चीज को अलग करना। तो समास विग्रह तो समास को अलग करना। ओके, समास विग्रह, यही बात होती है। हो गया क्लियर? एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया मैंने आपके लिए। अब देखिए आप अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व, बहुव्रीहि, क्रमधारय और द्विगु, इन सबको याद करने के लिए भी हमें बोला जाता है कि मैडम इसमें पहला पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, जो दोनों पद प्रधान होते हैं दोनों अप्रधान होते हैं, ठीक है। ये होते हैं। प्रधानता की बात आए तो इसमें बोलते हैं कि इनकी वैल्यू है, पहले पद की वैल्यू है, दूसरे पद की वैल्यू है, तीसरे पद की वैल्यू है, या किसी अन्य पद की वैल्यू है, या दोनों पदों की वैल्यू है। इसे बोलते हैं प्रधानता। समझ में आया आपको? इंग्लिश बड़ी अच्छे से समझ में आती है, इसलिए समझ में आना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले आपने सुना होगा कि अव्ययभाव समास में पहला पद प्रधान होता है, यानी पूर्व पद प्रधान। पूर्व पद प्रधान ऐसे सीक्वेंस में लिखिए, आपको याद रहेगा। पहले सबसे पहले अव्ययभाव आएगा, फिर तत्पुरुष आएगा, फिर द्वंद्व आएगा, फिर बहुव्रीहि आएगा। तत्पुरुष के दो भेद होते हैं, ठीक है, क्रमधारय और द्विगु। इनको सीक्वेंस में लिखिए, आपको याद करने में आसानी होगी। जैसे कि अव्ययभाव समास में होता है पूर्व पद प्रधान, इसमें होगा उत्तर पद, ठीक है। याद करने के लिए बता दो, तो इसमें पहला पद प्रधान, इसमें दूसरा पद प्रधान, फिर दोनों की बारी आ जाती है, दोनों पद प्रधान। फिर इसमें बोलेंगे कि कोसा ही नहीं, मतलब दोनों अप्रधान, दोनों पद
अप्रधान का मतलब है कोई अन्य पद प्रधान होगा इसमें, ना तो पूर्व पद प्रधान होगा ना उत्तर पद प्रधान। इनमें भी क्या होता है, इनमें भी जो है उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन इनका थोड़ा सा अलग सिस्टम रह जाता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि एक एक करके मैं करवाने वाली हूँ आपको। सबसे पहले कौन सा आता है समास में, सबसे पहले कौन सा समास आया, आपने देखा होगा पहला पद प्रधान होता है अव्ययी भाव समास में। तो सबसे पहले कौन सा समास आया, अव्ययी भाव समास। तो जो अव्ययी भाव समास है, क्यों बोलोगे मैडम हमें तो समझ नहीं आता ये क्या समास क्या क्या होता है, हमें नहीं समझ नहीं आता। तो आप ये देखिए, मैंने बताया कि अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। ओके, पहला पद मतलब जो पहले वर्ड आया होगा वही पद प्रधान होगा, उसी की प्रधानता होगी, उसी की वैल्यू होगी। ओके, ये होता है प्रधानता का मतलब। तो सबसे पहले इस समास को समझने के लिए आप सबसे पहले इस जो वर्ड है ये अव्ययी भाव, इसमें देखिए, इसमें सीधा से लिखा हुआ है अव्ययी भाव, यानी जो अव्यय जो शब्द है उसका भाव प्रकट करे। जैसे कि अव्यय शब्द कौन से होते हैं, अब आपको यही नहीं पता होगा या पता होगा तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। अव्यय शब्द वे होते हैं, अव्यय शब्द कौन से होते हैं, जो लिंग वचन कारक काल इनके हिसाब से ना बदले। बहुत से वर्ड होते हैं जो लिंग वचन कारक काल के हिसाब से बदलते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा घोड़ा शब्द, सुना, घोड़ा शब्द अगर उसका बहुवचन करे तो घोड़े हो जाएगा, स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करेंगे तो घोड़ी हो जाएगा, है ना। तो ये वर्ड्स जो होते हैं ना, ये बदल जाते हैं लिंग कारक वचन काल के हिसाब से, लेकिन ये जो अव्यय शब्द होते हैं ये कभी नहीं बदलते, चाहे लिंग हो वचन हो कारक हो काल हो कुछ भी आ जाए, ये नहीं बदलेंगे भाई, ठीक है। तो ये होते हैं अव्यय 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 शब्द होते हैं। ये कौन से, जो शब्द लिंग वचन कारक और काल के हिसाब से ना बदले, ना बदले, ठीक है, इन्हें बोलते हैं अव्यय भाव, अव्यय शब्द बोलते हैं। अब अव्यय भाव समास कौन सा होगा, जिसमें जिसमें अव्यय हो, अव्यय मतलब अव्यय पद हो। जैसे कि अव्यय भाव समास जो अव्यय का भाव प्रकट करे। जैसे इस समास में क्या होता है, इस समास में पूर्व पद प्रधान होता है, ये मैंने पहले बता दिया आपको, पूर्व पद प्रधान होता है। और स्पेशली सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, और अव्यय होता है। अव्यय शब्द मैंने बता दिया है, अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। अव्यय हो तो क्या होगा, वहां पे अव्यय भाव समास होगा, अव्यय भाव समास कहलाता है, ठीक है। बस रटना नहीं है, रट्टू तोते बनना बंद कीजिए। जब तक आपको लॉजिक समझ में नहीं आएगा ना, और डेफिनेशंस भूल जाते हैं, बहुत से बंदे भूल जाते हैं, ठीक है। तो ज्यादा इतना रट्टू तोता बनने की जरूरत नहीं है। आप डेफिनेशन देखो, इसमें लिखा क्या गया है वो याद करो, बस लॉजिक देखो इसमें क्यों लिखा गया है, अव्यय भाव समास ही क्यों कहा गया है इसे, ठीक है, यही बात होती है बस। इस समास में क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है, अव्यय होता है। जैसे कि बहुत से अव्यय शब्द होते हैं, जैसे कि मैं आपको कुछ उदाहरण दे देती हूँ। उदाहरण के लिए प्रति शब्द देखिए आप, यथा शब्द देखिए आप, हाथ शब्द देखिए आप। हाथ का अब जो है स्त्रीलिंग करेंगे तो क्या हाथी हो जाएगा, हो जाएगा क्या, नहीं होगा ना। अगर हाथ का बहुवचन करेंगे तो क्या हाथों हो जाएगा, नहीं होगा ना। यही तो बात होती है। प्रति हो गया, यथा हो गया, हाथ हो गया, आ शब्द हो गया, ये बहुत से होते वैसे अव्यय, मैं आपको एक बार समझाने के लिए बता रही हूँ इतने, ठीक है। ये शब्द देखिए आप, इनको स्त्री, ये कारक वचन लिंग इनके हिसाब से बदल के दिखा दीजिए, मैं आपको गारंटी देती हूँ। अगर आप इसको बदल दो तो रूल्स के हिसाब से ये नहीं बदले जाएंगे, इसीलिए इनको बोलते हैं अव्यय शब्द। और अब इनसे बना हुआ शब्द देखिए आप, प्रतिदिन देखिए। प्रतिदिन का मतलब क्या होता है, मतलब होता है इसमें प्रत्येक दिन, हर एक दिन, हर एक दिन या प्रत्येक दिन। इसका समास विग्रह हो गया ना, विग्रह कर दिया हमने, समासिक पद था ये, समासिक पद। अब देखिए प्रतिदिन हो गया, तो प्रतिदिन का मतलब होता है प्रत्येक दिन, ठीक है। तो इसमें पहला पद प्रधान है ना, प्रतिदिन, दिन तो दिन की जगह रात भी लिख दे, है ना। तो इसकी प्रधानता नहीं है दिन की, उत्तर पद की प्रधानता नहीं है, पहले पद की प्रधानता है प्रति की, और ये अव्यय भी है।
आया समझ? यही बात है सभी में। देखिए यथा अनुसार देख लिए, यथा अनुसार, यथा क्रम देख लीजिए, यथा संभव देख लीजिए। इन सभी में यथा जो कि अव्यय शब्द है इसकी प्रधानता है, ना कि अनुसार, क्रम और संभव की। ओके, आया समझ में? अब आ देखिए, आजन्म, आमरण, आमंत्रण। देखो अपने ये शब्द बहुत ही बार यूज किए जाते हैं हमारे डेली लाइफ में। तो ये शब्द जो होते हैं वो अव्यय होते हैं जो नहीं बदलते, और इन्हीं की प्रधानता होती है इस समास में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस यही होता है अव्ययी भाव समास। अब देखें चले आगे, तो अगला समास जो आता है वो आता है तत्पुरुष समास। मैंने इसमें बताया आपको कि इसमें कौन से पद की प्रधानता होती है, उत्तर पद की, यानी दूसरे पद की प्रधानता। जैसे कि तत्पुरुष, ठीक है। इस शब्द में आप देखिए तत्पुरुष में कौन सा, जो इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है, उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें उत्तर पद की वैल्यू होती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, और दूसरी मतलब इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें कारक विभक्तियों का लोप पाया जाएगा। अब बोलो मैडम लोप क्या होता है? लोप का मतलब होता है गायब। अब संस्कृत से आई है तो संस्कृत अपने वर्ड्स देंगी ना, इनको उधार लिए भाई हिंदी ने, ठीक है। कारक विभक्तियों का लोप, ठीक है। लोप का मतलब होता है गायब, कारक विभक्तियां गायब पाई जाएंगी। जैसे कारक विभक्तियां होती क्या है, आपने कारक सुने होंगे, कर्ता ने, कर्म को, करण से, अपादान से, संप्रदान के लिए, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अरे, ये सुना होगा आपने। यही होते कारक। इसमें कारक विभक्ति देखिए, में, कर्ता ने हो गया, कर्म को हो गया, करण से हो गया, ये सुना होगा। ये जो विभक्तियां होती है इनका लोप पाया जाता है, मतलब ये गायब पाई जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा राजपुरुष, तो आप देखिए इसमें उत्तर पद की प्रधानता कैसे है। जैसे कि हमने राजपुरुष लिखा, वो पुरुष तो रहेगा ही नया, वो चाहे राजपुरुष हो या किसी गरीब का पुरुष हो, या मतलब जो बोलते हैं इसमें राजपुरुष हो या गरीब हो या सेनापति का पुरुष हो, जो भी बोलते हैं इसमें, लेकिन पुरुष की प्रधानता रहेगी ना, पुरुष तो पुरुष ही रहेगा ना। इसीलिए इसमें बोलते हैं कि उत्तर पद प्रधान होगा, ठीक है। ये बात आई समझ में आपको? आई होप समझ में आ गई होगी। अब देखो मैंने बोला है कि इसमें कारक विभक्तियों का लोप पाया जाता है। कारक विभक्तियां मैं आपको डिटेल में लिखवाऊं क्या? चलो तो डिटेल में लिखने के लिए तैयार हो जाइए, बोलिए मेरे साथ साथ। कर्ता ने, कर्म को, करण से, अपादान, एक मिनट सॉरी, अपादान से, इसमें से होता है के द्वारा, कोई साधन हो उसके द्वारा, ठीक है। कर्ता ने, कर्म को, करण से, अपादान से, संप्रदान के लिए, फलन संप्रदान के लिए, अधिकरण में, पर, इन विभक्तियों का लोप पाया जाता है इसमें, ठीक है। अधिकरण में, पर और संबोधन, हे अरे, हे अरे, ऐसे बोलते हैं संबोधन। तो ये जो विभक्तियां होती है इनको बोलते हैं कारक विभक्तियां, ठीक है, जो किसी के कारण का कारण बनती है, किसी काम के कारण बनती है, ठीक। तो ये इसी इन्हें बोलते हैं कारक विभक्तियां। और कारक विभक्तियों का लोप का मतलब होता है ये कारक विभक्तियां उस वर्ड में गायब मिलेंगी, यानी तत्पुरुष समास में। जैसे कि मैंने बोला राजपुरुष, मैंने बोला वेधशाला, ठीक है, मैंने बोला विद्यालय, ठीक है। और वर्ड बताओ, और वर्ड बताते हैं तो, और वर्ड देखें तो, हाँ, एक प्रयोगशाला, ठीक है, प्रयोगशाला हो गया। अब इन चारों वर्ड में आपने देखा होगा, अगर हम इनका समास विग्रह करेंगे तो कहीं ना कहीं कारक विभक्तियां जरूर मिलेगी हमें, कारक विभक्तियां इनमें से। जैसे कि मैंने लिखा राजपुरुष, तो राजपुरुष का मतलब होता है राजा का पुरुष, ओके, यही मतलब होता है इसका समास विग्रह करेंगे तो ये कारक विभक्ति थी का, ठीक। इनका लोप पाया जाता, मतलब ये गायब इसमें। वेधशाला देखिए, वेद
के लिए शाला, यही यही तो मतलब होगा इसका। समास विग्रह करेंगे तो अब ये के लिए है, जो ये है कारक विभक्ति, एक साथ लोप पाएगा। अब विद्यालय देखिए, विद्या के लिए आलय, विद्या का घर जो होता है उसे तो विद्यालय बोलते हैं। तो विद्या के लिए आलय मतलब घर, कोई निवास, कोई ऐसी जगह जहाँ पे विद्या मिलती हो। ठीक है, तो ये के लिए जो कारक विभक्ति, इसका भी लोप पाएगा इस वर्ड में। अब ये देखिए प्रयोगशाला, तो प्रयोग के लिए शाला, यही तो होता है इसका मतलब। अब प्रयोग के लिए शाला है जो, अब इसमें के लिए कारक विभक्ति का लोप पाएगा। बस यही होता है तत्पुरुष समास। ओके, क्या होता है तत्पुरुष समास में? उत्तर पद की प्रधानता होती है, कारक विभक्तियों का लोप होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, 2-3 उदाहरण भी दे दिए हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एग्जाम्पल से बहुत मदद मिलती है आपको किसी भी टॉपिक को समझने में, तो आप जितना उसके प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, जो चीजें आसान लगती है वो आसान होती नहीं है। ठीक है, फिर आता है द्वंद्व समास। 1 मिनट, हम आपको तत्पुरुष के भेद भी साथ में ही करवा दे, मैं सोच रही थी बाद में करवा दूं, लेकिन साथ में ही करवा देते हैं आपको। ठीक है, तो तत्पुरुष में एक आता है कर्मधारय, कर्मधारय। ठीक है, कर्मधारय समास में भी उत्तर पद की प्रधानता होती है। ठीक है, इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है, और ये तत्पुरुष का भेद होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, उत्तर पद प्रधान होता है इसमें भी। ठीक है, अब आप इसमें देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है इसमें कि इसको याद करने के लिए समास विग्रह में क्या होगा, समास विग्रह में क्या होगा, समास विग्रह में है जो शब्द का यूज होगा, है जो शब्द का प्रयोग होगा ही होगा। ओके, तभी वो कर्मधारय बनेगा, वरना वो कुछ और ही बन जाएगा। आपको मैंने बताया है ना, बहुब्री में इसीलिए कंफ्यूजन रहते हैं बच्चों को। तो है जो शब्द जहाँ आ जाए ना, आंख बंद करके आप कर्मधारय लगा दो, मैं गारंटी देती हूँ आपका गलत हो जाए तो। लेकिन समास विग्रह सही होना चाहिए कि जो भी वर्ड लिखे आप है जो लगा दो तो कर्मधारय बना दो, ऐसे नहीं। एक रूल होता है, जो रूल रेगुलेशन मैंने बताए हैं उसके हिसाब से। ठीक है जो शब्द का यूज होगा, जैसे कि मैंने बताया उत्तर पद प्रधान होता है, और है जो शब्द का यूज होता है। इसमें सबसे पहले याद करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही याद रख लीजिए कि आप इसमें है जो शब्द का यूज होगा। जैसे कि हम बोलते हैं नीलकंठ, मैंने शुरू में ही इसका जो एग्जाम्पल दिया था आपको, नीलकंठ हो गया। अब देखिए चंद्रमुख, चंद्रमुख। एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है इसमें कर्मधारय समास में, इसमें तुलना होगी, बस इतना याद रख लो। कर्मधारय आपका क्लियर, एकदम क्लियर, इससे ज्यादा होता ही नहीं इस कर्मधारय समास में। ठीक है, समझने के लिए, वरना तो बहुत सी डीपली होता है कि आपको समझ में नहीं आएगा। संस्कृत में तो और ज्यादा डीपली होता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, इसमें तुलना होगी। कैसे होगी, जैसे कि मैं अभी एग्जांपल दे रही हूँ, उसके हिसाब से समझ में आएगा आपको। ठीक है, नीलकंठ हो गया, पीतांबर हो गया, नीलांबर हो गया। ठीक है, इन वर्ड्स में आप देखिए क्या देखना है आपको। अब देखिए मैंने बोला है जो शब्द का यूज होगा ही होगा। जैसे कि हम समास विग्रह करते हैं तो नीलकंठ को हम ये बोल सकते हैं नीला है जो कंठ, इसका समास विग्रह यही होगा, नीला है जो कंठ, कंठ। ठीक है, कर्मधारय के हिसाब से यही होगा इसका समास विग्रह। ठीक है, नीला है जो कंठ, है जो शब्द आया। ठीक है, मैंने दूसरा बोला कि तुलना होगी। जैसे चंद्रमुख है, चंद्र सा मुख, चंद्र सा है जो मुख। अब इसमें दोनों बातें हो गई, इसमें तुलना भी हो गई और है जो शब्द का भी यूज हो गया। जैसे कि चंद्र सा मुख, चांद सा मुखड़ा तेरा, बोलते ना ऐसे ही। बस यही बात होती है कि इसमें तुलना की जाती है। और इसमें देखिए पीतांबर में देखिए आप, हम बोलते हैं ना चांद सा मुखड़ा तेरा, बस वही बात होती है कि हम किसी की तुलना करते हैं। हमने इसके चेहरे की तुलना की है चांद से, कि इसका जो चेहरा है वो चांद जैसा है, मतलब चांद से खूबसूरत, चांद जितना खूबसूरत दिखाई देता है वैसा ही इनका चेहरा है। ओके, अब आप देखिए पीतांबर, पीतांबर का मतलब होता है पीला है जो अंबर, अंबर माने वस्त्र, पीत मतलब पीला। ओके, हिंदी में ऐसे ही लिखेंगे लेकिन संस्कृत में इनका वर्ड्स चेंज नहीं होता है। पीला है जो अंबर, अंबर मतलब कपड़ा, पीला मतलब
पीला कलर हो गया, ठीक है। जो कपड़ा पीला है, अब इसमें है जो आ गया ना, तो ये हो गया कर्मधारय समास। लीलांबर है, अब इन्हीं वर्ड्स का मैं आपको बहुव्रीहि समास में बना सकती हूँ, लेकिन वो समास विग्रह पे डिपेंड करता है, ओके। इसीलिए बच्चों को कंफ्यूजन होती है, ठीक है। अगर आपका समास विग्रह सही है ना, तो आपका जो समास है वो भी सही होगा। आपको कोई कंफ्यूजन जो है, आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका कोई नंबर भी नहीं काट सकता, ठीक है। अब नीलांबर देखिए, नीला है जो अंबर, यही तो बात मैंने कही कि जो कपड़ा नीला है, जो कपड़ा पीला है, जिसका चांद सा मुखड़ा है और जो कंठ नीला है, ठीक। बस यही है कर्मधारय समास। आ गया होगा क्या होता है इस समास में? उत्तर पद प्रधान होता है, समास विग्रह में है जो शब्द का यूज होगा और इसमें तुलना होगी, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीके से बताया मैंने आपको, कहीं पे भी नहीं मिलेगा, मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताया ये सब। अब देखिए, अब आता है द्विगु समास। इसमें तो सिर्फ आप एक ही बात पकड़ लो, जहां पे भी नंबर आ जाए ना 1 2 3 4, अब हिंदी में तो ये आएगा नहीं, हिंदी में आएगा 1 2 3 4 5, संस्कृत का आ सकता है 1 2 3 4 5 6 सप्त 8 9 10, ऐसे आ सकता है ना संस्कृत में। तो जो ये गिनती आ जाए, काउंटिंग आ जाए, या क्या बोलते हैं इनको, हाँ जो गिनती बोलते हैं और क्या बोलते हैं, संख्यावाची शब्द आ जाए, ये बोलना चाहती थी मैं, ठीक है। तो जो संख्यावाची शब्द आ जाए, वहां भी आंख बंद करके आप जो है द्विगु समास कर देना। बहुत आसान होता है द्विगु समास, सबसे आसान होता है द्विगु समास। संख्यावाची शब्द आ जाए, संख्यावाची शब्द, बस इतना याद कर लो। इसमें जिस समास में संख्यावाची शब्द आ जाए उसमें द्विगु समास होता है, बस इससे फालतू कुछ नहीं। द्विगु समास में मैंने बोला संख्यावाची होता है, जैसे कि मैंने बोला चौराहा, मैंने बोला पंचमुखी, ठीक है, मैंने बोला पंचवटी, ठीक है, मैंने बोला दुपहिया, ठीक है, मैंने बोला चौराहा हो गया, मैंने बोला चारपाई, ठीक है। अब इन वर्ड्स में देखिए, आपको कहीं ना कहीं गिनती जरूर मिलेगी। जैसे कि चौराहा का विग्रह करेंगे तो 4 राहों का समाहार, यानी 4 राहों का एक ऐसा मिलाप जो मिलकर भी मिलते नहीं, मतलब समाहार का मतलब ऐसा होता है जिनको इकट्ठा नहीं किया जा सकता, लेकिन वो इकट्ठा होते हैं। चौराहा कब बनेगा? जब चारों रास्ते एक दूसरे से आकर एक पॉइंट पे मिलेंगे। इसमें बिंदु का या पॉइंट का मतलब होता है, लेकिन जो समूह होता है उसमें पॉइंट का मतलब नहीं होता, उसमें इकट्ठा होता है, एक ग्रुप होता है, ओके। बस यही फर्क होता है। जैसे 4 राहों का समाहार, ठीक है। अब पंचमुखी में भी आप देख सकते हैं, पंचमुखी मतलब 5 मुख, ठीक, 5 मुखों का समाहार, ठीक है। मैं आपको लास्ट में ट्रिक भी बता दूं जिससे आपको याद करने में आसानी हो इनको, ठीक है। आप देखते ही पकड़ जाए कि हाँ इसमें यही समास आएगा, ठीक है। पंचवटी में देखिए 5 वटों का, 5 वटों का समूह। अब ऐसे समूह क्यों बोला? क्योंकि इनको इकट्ठा किया जा सकता है ना। अब चौराहा है, उनको जो है उखाड़ दे तो इकट्ठा कर लेंगे? उनको नहीं करेंगे ना, नहीं कर भी नहीं सकते, उसका मतलब ही नहीं बनेगा, फिर चौराहा कहाँ से बनेगा वो, है ना। तो यही बात होती है। अब दुपहिया में देखिए 2 पहियों का समूह, ठीक है। अब देखिए 4 पाई, 4 पायों का समाहार। आई होप आपको समझ में आ रहा है जो भी मैं बोल रही हूँ, ठीक है। अब देखा आपने, इनमें कहीं ना कहीं गिनती जरूर आई है, काउंटिंग जरूर आई है, कहीं ना कहीं संख्यावाची शब्द जरूर आया है। जैसे कि इसमें 4 आया, इसमें 5 आया, इसमें 5 आया, इसमें 2 आया, इसमें 4 आया। बस जहां पे संख्यावाची शब्द आ जाए वहां पे द्विगु समास कर देना आंख बंद करके, ओके। ये हो गया हमारा द्विगु समास। अब बचते हैं हमारे 2 समास जो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बच्चों को जो है उनमें कंफ्यूजन रहती है बहुत ज्यादा। एक तो बहुव्रीहि समास और कर्मधारय में जो बच्चे ना इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं कर्मधारय कर देते हैं जहाँ पे बहुव्रीहि करना होता है, और जहाँ पे बहुव्रीहि करना होता है वहाँ कर्मधारय कर देते हैं, कर्मधारय की जगह बहुव्रीहि कर देते हैं। बस यही तो बात है ना कि बच्चों को समझाया नहीं जाता है कि ऐसे नहीं होता भाई, इनको लॉजिकल तरीके से देखो आप, ठीक है।
अभी देखा हमने 4 समास कर लिए ना हमने। अभी आता है पांचवा समास कौन सा हमारा? द्वंद्व समास। अभी पांचवा समास कौन सा हमारा? द्वंद्व समास। ठीक है, 6 समास मैंने बता दिए। अव्ययी भाव, एक मिनट थोड़ा नीचे लिख दूं, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। ठीक है, ओके। दूसरा कौन सा आता है? तत्पुरुष। मैंने बताया तत्पुरुष के 2 भेद होते हैं, क्रमधारय और द्विगु। ठीक है, ये 4 हो चुके हैं हमारे। फिर आता है द्वंद्व समास, और फिर कौन सा आता है? बहुव्रीहि आता है। बस यही होते हैं, 2 रहते हैं। दोनों को ध्यान से देखिएगा आप। द्वंद्व में आपको दिखाई दे रहा होगा कि द्वंद्व मतलब विरोध। हिंदी में मतलब ये होता है, इससे आप समझिए, 2 लोग आपस में विरोध कर रहे हैं कि मैं प्रधान हूं, लेकिन दोनों प्रधान होते हैं इसमें। ठीक है, दोनों बराबर की टक्कर वाले होते हैं इसमें, इसीलिए इसको द्वंद्व समास भी बोलते हैं। दोनों बराबर टक्कर की मतलब है, इसमें पूर्व पद भी टक्कर की जो है मार देता है, और यहाँ उत्तर पद भी। कैसे? इनमें दोनों पद प्रधान होते हैं ना, किसी में एक था, किसी में पहला था, किसी में दूसरा था। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं द्वंद्व समास। ठीक है, इसमें आप देखेंगे दोनों पद प्रधान का मतलब मैंने बताया, दोनों पद प्रधान मतलब पूर्व पद भी और उत्तर पद भी। उत्तर पद, दोनों पद प्रधान। ओके, ये बात है इसमें। अब दोनों पद प्रधान कैसे होते हैं आपने देखा होगा, और स्पेशली इम्पोर्टेंट बात मैं जो बताती हूँ हर समास में, वो ये है कि इसमें डैश शब्द का यूज जरूर होगा। इसमें समासिक जो पद होगा उसमें डैश शब्द का यूज जरूर होगा। जैसे कि हम बोलते हैं रोटी सब्जी, रोटी सब्जी बोलते हैं। हम बोलते हैं माता पिता, ऐसे ही लिखते हैं ना, माता पिता लिखते हैं जब भी। हम बोलते हैं भाई बहन, है ना। हम बोलते हैं राम लक्ष्मण। तो ये जो वर्ड बोले हैं मैंने, इसमें क्या आप देख सकते हैं कि इसमें आप बता देंगे कि पहला पद प्रधान है या दूसरा पद प्रधान? क्योंकि इसमें दोनों की प्रधानता है, क्योंकि सब्जी के बिना रोटी की कोई वैल्यू नहीं, रोटी के बिना सब्जी की कोई वैल्यू नहीं है। माता पिता दोनों की वैल्यू होती है हमारे जीवन में। ठीक है, भाई बहन दोनों होने चाहिए। और राम लक्ष्मण, राम अपनी जगह पे है, लक्ष्मण अपनी जगह पे, दोनों की प्रधानता है, इसीलिए बोलते हैं इसे द्वंद्व समास। जैसे और इसमें जो है समास विग्रह करेंगे तो और शब्द का भी इस्तेमाल किया जाएगा। ओके, जैसे कि हम बोलते हैं रोटी सब्जी, तो रोटी और सब्जी, समास विग्रह ऐसे होगा इसका। ये भी सबसे आसान माना जाता है। और माता और पिता, माता और पिता। ठीक है, अब देखो भाई और बहन, राम और लक्ष्मण। एग्जाम से पहले जरूर देख लेना, ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगी आपके एग्जाम के लिए वीडियो। ठीक है, तो ये होता है द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों का द्वंद्व होता है, दोनों जो विरोध में रहते हैं कि मैं प्रधान, इसमें दोनों की प्रधानता होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इसमें जो है सामासिक पद जो होता है उसके बीच में इस जो चिन्ह है इसका यूज किया जाएगा, और जब विग्रह करेंगे तो और शब्द का यूज किया जाएगा। अलग से लिख देती हूँ मैं, आपको अच्छे समझ में आएगा। सामासिक पद में चिन्ह का यूज होगा, चिन्ह का प्रयोग। ठीक है, और समास विग्रह में किसका होगा? और शब्द का प्रयोग होगा। ओके, बस यही होता है द्वंद्व समास में। अगला और सबसे इम्पोर्टेंट जो समास होता है हमारा, वो होता है बहुव्रीहि समास, जिसमें बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं कि बहुव्रीहि आएगा, क्रमधारय आएगा, कौन सा आएगा। तो इस कंफ्यूजन को क्लियर कर देते हैं आज। आप देखिए, मैंने बोला बहुव्रीहि समास, और सबसे पहले मैंने ये बताया था कि इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं।
दोनों पद अप्रधान का मतलब होता है दोनों में से किसी भी पद की वैल्यू नहीं होती है, ना पूर्व पद ना उत्तर पद। उत्तर पद नो वैल्यू, दोनों की 0 वैल्यू होती है। इसमें वैल्यू होती है तीसरे पद की, तीसरा पद जिसके बारे में बात की जा रही होती है। ओके, इसमें जितने भी देवी देवता है हमारे, उन सभी के नाम इसमें आएगा। जैसे गणेश जी को बहुत से नामों से बुलाते हैं हम, लंबोदर बोलते हैं, मूषक राज बोलते हैं और हम क्या बोलते हैं गणेश जी महाराज को, और भी तो बोलते हैं यार। जैसे शिव जी को बोलते हैं ना नीलकंठ, पीताम्बर भी बोलते हैं, विष्णु जी को नीलांबर बोलते हैं, जैसे हनुमान जी को पवन पुत्र बोलते हैं। ये जितने भी देवी देवता इनको जो भी इनके नाम पर्यायवाची होती है, उन सभी को बहुव्रीहि समास में धकेल दो। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे होती है कि इसमें सारे देवी देवता के नाम आएंगे भाई, देवी देवता। ठीक है, देवी देवता के नाम, जितने भी देवी देवता उनके नाम। जैसे लंबोदर, देखिए लंबोदर किसको बोलते हैं हम, गणेश जी को। इसमें ना पहला पद प्रधान है ना दूसरा, हम बात कर रहे हैं गणेश जी की, लेकिन गणेश जी का तो नाम ही नहीं इसमें। इसमें बात की है लंबा है उदर जिसका, उदर मतलब पेट, पेट जिसका लंबा भगवान गणेश जी का है ना लंबा, इसीलिए इसको बोलते हैं लंबोदर। अब बोलते हैं हम नीलकंठ, नीलकंठ किसे बोलते हैं, नीलकंठ बोलते हैं हम भगवान शिव जी को। तो हम यहाँ पे ना तो नीले की विशेषता है ना कंठ की विशेषता है, यहाँ पे भगवान शिव जी की विशेषता बताई गई है। तो ये कोई अन्य ही पद हुआ ना, इसीलिए इसे बोलते हैं बहुव्रीहि समास। जितने भी देवी देवता है सबका नाम धकेल दो। जैसे कि हम बोलते हैं पीताम्बर, नीलांबर, अगर विग्रह में है जो आ जाए तो क्रमधारय कर देना, और है जिसका आ जाए बहुव्रीहि कर देना। ओके, यहाँ पे लिख देती हूँ, है जिसका शब्द का यूज होगा, शब्द का प्रयोग समास विग्रह में होगा। ठीक है, समास विग्रह में किसका यूज होगा, है जिसका। ठीक है, अब जैसे आप देख सकते हैं इन वर्ड्स में, देखिए आप लंबोदर का अगर हम समास विग्रह करें तो हम लिखते हैं लंबा है उदर जिसका। उदर बोले तो पेट, लंबा मतलब लंबा, लंबा है उदर जिसका। अब लंबा उदर किसका होता है, हम वैसे भी सनातन धर्मी हैं तो हमें पता होना चाहिए कि लंबोदर हम भगवान गणेश को कहते हैं, श्री गणेश को बोलते हैं हम लंबोदर। ठीक है, लंबा है उदर जिसका किनका है भाई, अर्थात श्री गणेश बोला ना, इसीलिए तो बोला है कि ना तो पहला पद प्रधान ना दूसरा पद प्रधान, और है जिसका वर्ड का यूज होगा। नीलकंठ बोलो तो नीलकंठ बोलते हैं किसको, काल को, काल बोले तो भगवान शिव को। ठीक है, तो नीलकंठ नीला है, कंठ जिसका। अब हमें सभी को पता है कि नीला कंठ भगवान शिव जी का था। कथा के अनुसार उन्होंने जहर पी लिया था जो यहाँ कंठ में अटक गया था, इसीलिए उनका कंठ नीला पड़ गया था, इसीलिए उनको बोलते हैं नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव। ठीक है, यही तो बात है ना कि जितने भी देवी देवता है सभी के नाम इसमें डुबो दो। ठीक है, अब बोला है पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका। अंबर बोले तो वस्त्र, कपड़े। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे कि पीले कपड़े कौन पहनता है भाई, सबका स्पेशल नेम दिया गया है ना, पीताम्बर किसे बोलते हैं, अंबर जिसका, अर्थात भगवान विष्णु। श्री कृष्ण पहनते वैसे ज्यादातर, लेकिन विष्णु का रूप माना जाता है, विष्णु बोल दो या अर्थात श्री कृष्ण बोल दो। और नीलांबर बोलते हैं भगवान विष्णु को। ठीक है, नीलांबर वस्त्र, नीले वस्त्र वो ग्रहण करते हैं। ठीक है, नीला है अंबर जिसका। ठीक है, अर्थात भगवान विष्णु। ओके, विष्णु, भगवान विष्णु। बस यहीं पे होते हैं हमारे समास खत्म। सब कुछ बता दिया मैंने, अव्यय भाव समास,